हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग डीपीएसपी को पढ़ेंगे। आपका भारतीय संविधान में डीपीएसपी को जो शामिल किया गया था, तो इसका क्या उद्देश्य थे और मौलिक अधिकार की तरह इसको किस रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का मेन जो सेशन होगा, इसमें मेन जो हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग डीपीएसपी से जुड़ा हुआ और उसका कंटेंट हम लोग देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा डीपीएसपी से जुड़ा हुआ जितने फैक्ट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको देखेंगे। और डीपीएसपी से जो है आपका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डीपीएसपी का एक्चुअली है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो PYQ, जो भी प्रीवियस ईयर में आपका डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीपीएसपी से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग देखेंगे। तो इतना चीज को हम लोग इस आज के सेशन में कवर करेंगे। और सेशन हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो या कोई और भी एग्जाम हो। तो आप वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको डीपीएसपी का A to Z जो है आपका आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें आपका कवर करेंगे। एक चीज हमने बता दिया कि आज के जो सेशन होगा इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट फैक्ट देखेंगे डीपीएसपी से जुड़ा हुआ। डीपीएसपी को गहराई से समझेंगे कि डीपीएसपी है क्या, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चार चीज को हम लोग आज के सेशन में हम लोग शामिल किए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप एक चीज और कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिए। ये मेरी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आप इंफॉर्मेटिव जो जानकारी हम अपलोड करते हैं, आपका पॉलिटी से आने वाला दिन में जियोग्राफी का भी हम पढ़ाएंगे, आपका ये हिस्ट्री का भी पढ़ाएंगे। तो उन सारे के सारे आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और पहले हम लोग समझेंगे कि डीपीएसपी है क्या, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में रखा गया है, डीपीएसपी की जरूरत उस समय क्या थी, इन सारे तथ्यों को हम लोग देखेंगे। देखिए, हम एक चीज दिखाते हैं आपको आज की स्लाइड में, आपका इन सारे चीजों को, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं डीपीएसपी है क्या। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहली बात कि डीपीएसपी है क्या, ठीक है। डीपीएसपी सबसे पहली बात आपको समझना है कि डीपीएसपी है क्या। तो डीपीएसपी को हिंदी में आपका कहा गया भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व को जो है भारतीय संविधान में जो है आपका कहाँ से लिया गया, आपका ये तो आपका आयरलैंड से लिया गया आपका नीति निर्देशक तत्व को। और सबसे पहली बात एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं आपका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको समझना कि भारतीय संविधान में दो चीजें लाया गया आपका। एक आपका भाग 3 की हमने चर्चा किया था, और एक आपका भाग 4 के। भाग 3 में क्या रखा गया था, आपका फंडामेंटल राइट रखा गया था। भाग 4 में क्या रखा गया था, डीपीएसपी रखा गया था। मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया था। फंडामेंटल राइट को आपका अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया था, और डीपीएसपी को अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया था। फंडामेंटल राइट्स में तो हमने बता दिए थे कि ये वैसे राइट्स थे, ये एक वैसे अधिकार होते थे, वो आपका होते हैं जिनके बगैर इंसान
जिनके बगैर किसी इंसान का जो है आपका चौमुखी विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, एक इंसान को जिंदगी गरिमा पूर्वक जीने के लिए कुछ अधिकार एकदम नेसेसरी होते हैं, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार में रखा गया। और कुछ वैसे अधिकार जो इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए और अधिक मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए जरूरी थे, उसको नीति निर्देशक तत्व में डाला गया। ठीक है, और वो अधिकार थे आपका 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में आपको शामिल किया गया। और जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत थे, एक्चुअली में ये उन संविधान के वे तत्व थे, संविधान के वे सारे तत्व थे जिसको संविधान निर्माताओं ने उस समय भारतीय संविधान में डीपीएसपी के रूप में शामिल किया कि ये जो आने वाली जो सरकारें होगी, जो देश जब आजाद हुआ तो उसमें उस समय संविधान निर्माताओं का ये आपका विश्वास था कि आने वाली जो सरकारें होगी वो डीपीएसपी को लागू करेगी और जो अधिकार मौलिक अधिकार जो आपका संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को और स्ट्रेंथ और आपका मजबूत करने का काम करेगा आपका डीपीएसपी में दिया गया सिद्धांत। और डीपीएसपी में दिए गए सिद्धांत के आधार पर देश में जो आपका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोग और मजबूत होंगे अगर इन नीति निर्देशक तत्वों को इन में जो डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई अगर उसको सरकारें इंप्लीमेंट करती है, शामिल करती है, तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग क्या होंगे और मजबूत होंगे। तो ये था आपका डीपीएसपी। ठीक है, ये चीज आपका इसलिए इसको शामिल किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था आपका, तो उद्देश्य हमने आपको बताया कि जो आपका आर्थिक रूप से, इसके अलावा आपका राजनीतिक, इसके अलावा सामाजिक, इन 3 रूपों में भारतीय जनता को और ताकत मिलेगी। भारतीय लोग, भारतीय जनता और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे और सामाजिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। तो इसका ये उद्देश्य था। और कहाँ से लिया गया था आपका, ये हमने बता दिया कि आयरलैंड से लिया गया था। और डीपीएसपी होता क्या है, तो वे तत्व, ठीक है, एक तरह से वे आपका तत्व को समाहित किया गया है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करते हैं डीपीएसपी। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो इतना चीज आप याद रखिए, इतना से आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका पढ़ने के लिए से बहुत कुछ है। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज आपका इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है आपका, ज्यादा चलिए अब इसमें आपका टीपीएसपी की विशेषताएं, तो एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट थे और डीपीएसपी जो नीति निर्देशक जो तत्व थे, दोनों में एक बेसिक अंतर था आपका कि जो डीपीएसपी को बनाया गया आपको गैर न्यायोचित बनाया गया, नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। मतलब इसका मतलब सिंपल सही होता है, आपका आसान भाषा में समझे तो फंडामेंटल राइट अगर किसी व्यक्ति का हनन होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपका वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा कुछ वैसे राइट हनन हो रहे हैं, डीपीएसपी में जो दिया गया आपका अधिकार वो हनन हो रहा है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये दोनों में मेन अंतर है आपका। कहने का मतलब कि डीपीएसपी आपका क्या है, आपका नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब कि आप डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपका हनन होता है, मौलिक अधिकार आपका किसी व्यक्ति का हनन होता है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अर्जी लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, इंफोर्स कर सकती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
तो ये सारा चीज है आपको जो कि याद रखना है। दूसरी बात कि डीपीएसपी जो है राज्य के लिए क्या करता है, आपका मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से आपका देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए सरकार को, इस रूप में भी आपका नीति निर्देशक तत्व एक आपका अहम रोल निभाता है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेंगे कि जो नीति निर्देशक भारतीय संविधान में जो दिए गए आपका, वो 3 तरह के दिए गए आपका। ठीक है, जो आपका 36 से 51 तक में जो दिए गया। 1 मिनट, यहाँ पे कलम थोड़ा मोटा ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी में जो आपका शामिल किया गया है, उसमें एक चीज आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। इसको 3 भागों में एक्चुअली बनाया गया आपका। ठीक है, 3 पार्ट्स में डीपीएसपी को बनाया गया आपका। एक पार्ट वैसा है जो इसमें समाजवादी विचार की बात करता है, एक पार्ट समाजवादी है, एक पार्ट आपका जो है गांधीवादी है, और एक पार्ट है जो उदारवादी। देखिए, इसका मतलब सिंपल कुछ नहीं, बहुत आसान है कि देखिए संविधान में आपका 36 से लेकर 51 तक यहाँ पे क्या किया गया है, टीपीएसपी की बातें की गई है। उसमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें इन सारे तत्वों को शामिल किया गया जो एक आपका समाजवाद की स्थापना की बात करता है। कहने का मतलब समाजवाद से आप ऐसे समझिए, समाजवाद, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि समाजवाद होता क्या है। तो समाजवाद कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि समाज के लिए वैसे काम या सरकार वैसी नीतियां बनाएगी जो समाज के हर वर्ग का हित हो, हर वर्ग की भलाई हो। उसी को एक्चुअली में समाजवाद कहा जाता है पॉपुलर रूप में। इसको हम लोग इस रूप में आप समझ सकते हैं। तो कुछ नीतियां जो है आपका अनुच्छेद जो डीपीएस में कुछ जो अनुच्छेद शामिल किए गए, वो समाजवादी अनुच्छेद थे, मतलब उसे समाजवादी नीति कह सकते हैं आप। उससे समाज के हर लोग के भलाई के लिए कहा गया। कुछ जो उसमें नीतियां थी आपको गांधी जी के नीतियां से प्रेरित थी, इसलिए उसको गांधीवादी नीतियां कहा गया। कुछ आपका जो था उदारवादी नीतियां थी। ठीक, उदारवादी नीति कहने का मतलब सिंपल सा, इसको आप ऐसे समझिए कि ये हर जगह ऐसा ऐसा समझिए कि कुछ चीजें हैं जो आपको लोगों को माननी चाहिए, हर लोगों को माननी चाहिए उदार रूप से। इसको उदारवादी नीतियां कहा गया। अब देखो समाजवादी में क्या क्या रखा गया आपका, तो बहुत सारे जो अनुच्छेद थे जैसे उसको समाजवादी में रखा गया। जैसे यहाँ पे हम एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे 38 अनुच्छेद हो गया, 39 अनुच्छेद हो गया, इसके अलावा 41, 42, 43 हो गया। ये सब जो है आपका 41, 42, 43 हो गया, समाजवादी में रखा गया। गांधीवादी में आपका जैसे 40 नंबर हो गया, जो ग्राम पंचायतों का जो गठन था, इसको रखा गया। इसको 43 भी रखा गया आपका, कुटीर उद्योग वाला हो गया। इसके अलावा गांधी जी और तो इस पर कुछ ज्यादा नहीं रखे थे। और गांधी जी का एक और था इसमें 46 था शायद, 46 और 48। ये भी गांधीवादी विचार से प्रेरित आपका अनुच्छेद है। और उदारवादी में आपका कुछ अनुच्छेद थे जैसे आपका अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45। ये सब जो अनुच्छेद थे आपका इस कैटेगरी में इसको बांट के बनाया गया। ठीक है, एक एक अनुच्छेद भी हम लोग देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारे अनुच्छेद को भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, इसलिए हमने कहा था आपको कि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो उसको आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, जब इतना डीपीएसपी को इस तरीके से आपका बनाया गया, तो इसमें इस रूप में इसको अलग अलग बांट के बनाया गया, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब देखिए अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 38 में मेनली जो क्या कहा गया आपका अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया आपका कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, लोक कल्याणकारी राज्य की, यहाँ लिखते हैं, यहाँ साफ है। और अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया आपका कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 38 आपका ये कहता है। और अनुच्छेद 38 में और भी बहुत सारा चीजें हैं कि जैसे पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा आपका। इसके अलावा आपका पुरुषों स्त्रियों के काम, जो काम करने वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। ये सारी चीजें अनुच्छेद 38 में की गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद जो 39 है आपका, ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं।
हाँ, इसमें लिखा हुआ है ही आपका कि अनुच्छेद 38 में किसकी चर्चा की गई है आपका? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है? और इसमें इसी में आप ऐड कर सकते हैं इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये आपका अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में क्या आएगा? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है? सभी व्यक्ति को न्याय जो दिया जाएगा एक समान रूप से दिया जाएगा और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। देखिए ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका क्या है? डीपीएसपी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचिएगा कि सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात की जा रही है संविधान में, लेकिन किसी को मिलता नहीं। बड़े वकील को हायर करने के करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, छोटा सा केस में फंस जाइएगा तो पूरा जिंदगी तबाह हो जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। तो एक्चुअली में ये आपका डीपीएसपी है, ये आपका गारंटेड नहीं है। आपका सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा उस समय संविधान निर्माताओं ने बनाया था, ऐसा उस समय संविधान निर्माताओं ने ये सोच के बनाया था कि इसको सरकार आने वाले दिनों में लागू करेगी, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर ऐसा कुछ नियम कानून बनाया नहीं कि सभी लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। इसलिए आज भी आपका जो कानूनी जो पचड़ा है, कानून का जो पचड़ा है वो आपका देश में सबसे महंगा है। आपको पता ही होगा, आपका डॉक्टर का बात करें या एडवोकेट की बात करें या टीचर की बात करें, ये लोग क्या करते हैं? आपका आज भी देश से बहुत महंगे हैं। शिक्षा की बात करें या ये वकालत की बात करें या डॉक्टरी की बात करें, आम लोगों की पहुंच अभी भी बहुत दूर है। तो इसको आप इस रूप में इसको समझ सकते हैं। तो ये सब जो है अभी पढ़ रहे हैं हम लोग समाजवादी विचारधारा पे। अब देखिए अनुच्छेद 40 से 43, तो इसमें हमने पढ़ाया था आपको, पिछले स्लाइड में बताया आपको कि 40 जो था आपका, 43 था और 46 था, 48 था, ये सब क्या थे? गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो अनुच्छेद 40 में क्या आपका ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात की गई है। महात्मा गांधी क्या थे? आपका ग्राम पंचायतों के गठन की बात को बार बार दोहराते थे, ठीक है? इसीलिए उनकी बातों को इसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 43 में क्या आपका कारागारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, ठीक है? कोई व्यक्ति अगर मजदूर काम करेगा तो उनको न्यूनतम एक आपका बेसिक जो न्यूनतम जो आपका पेमेंट होता है वो उनको मिलना चाहिए। इसकी बात अनुच्छेद 43 में की गई है। अब अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया? आपका समान नागरिक संहिता, ठीक है? समान नागरिक संहिता, और इसको आप उदारवादी में रख सकते हैं। इसको किस में रखेंगे हम लोग? उदारवादी डीपीएसपी में रखा जाता है इसको, इसको भी आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है आपका अनुच्छेद 47 में। इसे 45 नहीं लिखा हुआ, 45 बता देते हैं। 45 में क्या आपका निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है आपका, ठीक है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई आपका अनुच्छेद 45 में। देखिए यही एक आपका अनुच्छेद है आपका, ठीक है? अनुच्छेद 45 जिसको जो डीपीएसपी में था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में भी शामिल कर लिया गया आपका 86 86 जो आपका संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 में। और शिक्षा को क्या कहा बनाया गया आपका? शिक्षा को बनाया गया आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ए के तहत। तो इसको आप याद रखिएगा, 45 अनुच्छेद 45 को, ठीक है? यहीं पे एक चीज और बताते हैं कि जो अनुच्छेद आपका 46 है, अनुच्छेद 46 में एससी एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की बात की गई है आपका अनुच्छेद 46 में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपका दिया हुआ है आपका कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में तुलना की बात की गई। देखिए ये चीज हमने आपका शुरू में भी बताया था आपको कि दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में क्या आपका अंतर है। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं हम लोग डीपीएसपी, ठीक है? देखिए राइट है आपका, जो है आपका ये नेचर में जो है आपका नकारात्मक है, नकारात्मक है। और ये क्या है आपका सकारात्मक बोल सकते हैं इसको आप। लेकिन फंडामेंटल राइट को नकारात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार के शक्ति को सीमित करता है, ठीक है? सरकार के शक्ति को सीमित करने का काम कौन करता है? आपका
हो गया, ये आयुष्मान भारत हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग करने वाली सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं को द्वारा ही सरकार क्या कर रही है, आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मनरेगा एक योजना था जो कि आपका सबसे पहले आपका 2000 या आपका 5 में लाया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था आपका आंध्र प्रदेश से पहुंचापल्ली में। और आयुष्मान भारत की आपका एक हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्कीम है जिसके तहत 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट आपको मिलता है सारे हॉस्पिटल में, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, और सरकारी हर हॉस्पिटल में आपका। तो ये सारी चीजें, हालांकि यहाँ चीज याद रखिए कि, और मनरेगा के बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि सबसे पहले तो इसको 2 अक्टूबर 2005 को लॉन्च किया गया था। एक मिनट, 2005 को लॉन्च किया गया था। ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, और शुरू में कुछ 100 जिलों में शायद ये आपका लागू किया गया था, एग्जैक्टली तो हमको याद नहीं है। और बाद में इसको जो आपका 2008 में इसको शुरू में जब लॉन्च किया गया था, इसका मनरेगा नाम नहीं था, उस समय नाम था इसका नरेगा। ठीक है, उसके बाद इसका 2008 में नाम कर दिया गया आपका मनरेगा, जो अभी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखिए। तो ये सारी चीज थी आपका। हालांकि कुछ आपका डीपीएसपी के बारे में कुछ विद्वान इसके आलोचना भी करते हैं। डीपीएसपी जो जिस तरह संविधान में जिस उद्देश्य से आपका शामिल किया गया था, उस उद्देश्य को अभी तक पूरा करने में जो आने वाली जो भी सरकारें रही है आपका आजादी के बाद से, वो मतलब नहीं कर पाई है। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की तर्क दी जाती है। खैर, इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सारा चीज था आपका डीपीएसपी में। और हमने काफी तुलनात्मक रूप से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों को पढ़ा दिया, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन हमेशा कंबाइन करके आते हैं, इसलिए दोनों को साथ में बताना जरूरी था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीपीएसपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए डीपीएसपी को, उसको देखते हैं, ताकि जो आप पढ़े अभी हम उसे समझ में आएगा कि उसको पढ़ने के बाद कौन कौन क्वेश्चन कर सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है। तो ये भाग 3 में आपका, भाग 4 में शामिल है आपका। अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक, याद रखिए आपका। दूसरा क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश से ली गई है आपका। तो डीपीएसपी कहां से ली गई है, ठीक है, ये आपका लिया गया आपका आयरलैंड से। कहां से लिया गया आपका, आयरलैंड से, तो इसको याद रखिए आपका। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 44, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44। इसमें आप ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में क्या आपका, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद 48 भी बताया था आपको, बहुत सिंपल था कि अनुच्छेद 48 में क्या था, पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। अनुच्छेद 48 में क्या था आपको, पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। और जो पशु वगैरह होते हैं उसकी बलि या उसको क्या बोलते हैं, पशुओं के जो के साथ जो क्रूरता की जाती है उस पर रोक, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, पशुओं के या पशु के साथ या पशु से क्रूरता पर रोक, सही से लिखा है नहीं है, रोक की बात की गई है। और आपका इसमें एक अनुच्छेद 51 बहुत ही फेमस है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है आपका, जो इंटरनेशनल आपका पीस की बात की गई है आपको अनुच्छेद 51 में। तो ये सारे अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये क्या आपका, ये केवल सिफारिशें हैं और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये केवल सिफारिशें हैं, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। हमने अभी समझाया आपको, काफी बढ़िया समझाया कि जो फंडामेंटल जो राइट है और डीपीएसपी है, दोनों में बेसिक अंतर ये है कि फंडामेंटल राइट राज्य के लिए बाध्यकारी है, इसको इस राइट को राज्य को देना ही होगा, सरकार को देना ही होगा, इसको नहीं बंद कर सकती। जबकि डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, सरकार चाहेगी तो इसको लागू करेगी, नियम नीतियां बनाकर, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो लागू नहीं कर सकती। ग्राम पंचायतों का गठन की बात किसने अनुच्छेद में किया गया, आपका अनुच्छेद 40 में किया गया।
तो इसको याद रखिए। और अनुच्छेद 39 पढ़ाई थे आपका निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई आपका अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद जो 42 है आपका, अनुच्छेद 42 में एक्चुअली क्या था आपका कि अनुच्छेद 42 में क्या था, अनुच्छेद 42 मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ काम से जुड़ा हुआ आपका। जैसे आपका ये कोई व्यक्ति को काम जिस तरीके का उसकी एबिलिटी है उस तरीके का काम मिलना चाहिए, उसके न्याय संगत, इस तरह के कुछ बातें अनुच्छेद 42 में की गई है। और अनुच्छेद 45 हमने बता ही दिया आपका कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 45 में क्या आपका निःशुल्क शिक्षा की बात की गई अनुच्छेद 45 में। तो ये अनुच्छेद भी आप याद रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ये तो है ही, आपको हमने बताया ही था आपका, इस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। और राज्य के नेतृत्व निर्देशन के राज्य के नीति निर्देशन में सहायता करना ये भी है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये भी है। ऑप्शन नंबर 2 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये उद्देश्य नहीं है आपका डीपीएसपी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है आपका कि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और निष्पक्ष कार्य स्थितियां किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद आपका 43 में, आपका अनुच्छेद 43 याद रखिए। और 41 में हमने बता ही दिया आपको कि काम पाने या शिक्षा के काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, या बुढ़ापा में बीमारी या इस इन सारी चीजों में सहायता पाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, कुछ साधन उपलब्ध कराएगी, ये सब बात आपका अनुच्छेद 41 में कहा गया है। काम पाने या इलाज पाने या बुढ़ापा में सहायता पाने, सारी चीजें आपका अनुच्छेद 41 में कही गई है। 42 में आपका न्याय संगत काम की बात हमने बता ही दिया। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई आपका। यही आपका एक अनुच्छेद है आपका जो कि ये आपका फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 45 को। पशु कल्याण और गौ हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया आपका? तो थोड़ा देर पहले हमने बताया था पशु पर क्रूरता, अनुच्छेद आपका 48, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 49 में समझ लीजिए, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा, ये अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में जो आपको बताया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य अलग अलग होगा। मतलब न्यायपालिका का कार्य और कार्यपालिका का कार्य को अलग अलग करके दिखाया गया, आपका बताया गया कि कौन सा कार्य न्यायपालिका का होगा, कौन सा कार्य कार्यपालिका का होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, तो इसमें इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और छूट रहा है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या आपका एससी एसटी के जो है आपका रक्षा की जाएगी, उनके हितों का रक्षा की जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 46 से बताया गया है। निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष का प्रसिद्ध मामला था? तो केशवानंद भारतीवाद था। कौन सा था आपका? केशवानंद भारतीवाद, इसको आपको याद रखना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, कुछ छोटा, इसका फॉन्ट छोटा हो गया। क्या है क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ठीक है, ये सारा चीज आप इसमें आप याद रखिए। ठीक है, तो इतना सारा चीज हमने डीपीएससी पढ़ा दिया आपका। और इसमें जो डीपीएससी में आज तक जो एग्जाम से इस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमने करवा दिया। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको जो इस चैप्टर से आपको याद रखनी है, अनुच्छेद जो आपको रटा होना चाहिए, जैसे अनुच्छेद 40 आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, 44 याद रहना चाहिए, 45 याद रहना चाहिए, 48 याद रहना चाहिए, 49, 50 और 51 भी याद रखिए, और 39 मिनिमम, ये जो आपका 36 से 51 तक जो भी अनुच्छेद है उसमें से कम ये सब अनुच्छेद याद रहना चाहिए, आपका मुंह पर कंठस्थ होना चाहिए। 40 में क्या आपका? तो ग्राम पंचायत का गठन। 44 में क्या आपका? यूसीसी, समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 में क्या आपका? निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है।
48 में क्या है आपका पशुओं के साथ क्रूरता रोकी जाएगी। 49 में क्या आपका राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उसकी रक्षा करना। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण 50 में है। 51 में क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पीस की बात की गई है। और 39 में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। और 39 के गांव में ही जो है आपका एक चीज और पूछा जाता है, 39 के गांव में समान काम के लिए समान वेतन, इसकी भी चर्चा की गई 39 के गांव में। तो इतना सारा चीज आपको इसमें याद रखना चाहिए, इतना याद रखिएगा काफी है। तो आपको डीपीएसपी से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपका ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए खुद भी, और अपने दोस्तों में इसको जितने सारे फेसबुक आपका है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस सब में आपका शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका थैंक यू।